नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरह बातें करेंगे, खुल्लम खुल्ला वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताता। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मेरे जनरल रिटायर्ड एसपी अस्थाना जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और बड़े लंबे अरसे के बाद प्रोग्राम में आए हैं कॉमोडोर एस बहल साहब, दुनिया भर में घूम रहे थे, ये आज मौका मिला तो हमने इनको पकड़ लिया। बहुत स्वागत सर। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। आज बातचीत क्या होने वाली, देखिए हमारी स्क्रीन पर क्या लिखा है, स्कोर बोर्ड। तस्वीरें लगी हैं मोदी जी की, ट्रंप की और ये फील्ड मार्शल की, आसिम मुनीर की। ये तस्वीर हमने क्यों लगाई है? इमीडिएट अभी जो थोड़ी देर में खबर आने वाली वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बोलना है। अब से थोड़ी देर के बाद, मतलब प्रोग्राम खत्म होने के बाद किसी वक्त वहां ट्रंप का भाषण शुरू हो जाएगा। और ट्रंप क्या बोलेंगे इसका कुछ इशारा व्हाइट हाउस ने पहले ही दे दिया है। कहा है कि ट्रंप ने 7 वॉर्स रुकवाई हैं तो वो उनकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा वो ये बोलेंगे कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं ये अब दुनिया को संभाल नहीं पा रहे, कहने का मतलब यूएन वगैरह जो है अब ये संभाल नहीं पा रहे। और ट्रंप कह रहे हैं कि मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरी पॉलिसी है, मैं वो पॉलिसी अनवेल करूंगा। आज दुनिया कैसे रहनी चाहिए, अपना एक अपनी उसके बारे में क्या सोचे वो बताएंगे। तो एक मुद्दा तो ये है, हमारे 2 सीनियर मिनिस्टर्स इस वक्त अमेरिका में हैं। जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं, उनकी अमेरिका के विदेश मंत्री से बात हुई है और जो दोनों ने पोस्ट किया है अपनी मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर ऑफिशियली, वो मैं आपको बताऊंगा तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि हम क्या सोचते हैं और वो क्या सोचते हैं। पीयूष गोयल जी वहां पर हैं, ट्रेड डील को लेकर के बात होने वाली है जिसके बारे में ट्रंप कह चुके हैं कि इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये हो जाएगी। लेकिन सर मैं बात क्रिकेट से शुरू करता हूँ क्योंकि स्कोर बोर्ड नाम दिया ना हमने। देखिए अभिषेक शर्मा ने जैसे छक्के छुड़ाए पाकिस्तान के अभी मैच में, उसने बाद में पूछा कि भाई क्या आप इतना अग्रेसिव खेल रहे थे, तो उसने बोला कि ये खामखा मेरे पीछे पड़े थे। पाकिस्तानी बॉलर्स जो थे गाली गलौज कर रहे थे, खामखा देवर कमिंग एट मी। तो देन आई डिसाइडेड कि आई विल गिव इट बैक। तो मैंने तय किया कि मैं अब इनको सबक सिखाता हूँ। फिर मैंने और शुभमन ने डिसाइड किया मारो। तो ये आपको मोदी जी की पॉलिसी नहीं लग रही पाकिस्तान के प्रति? खामखा हमारे पीछे पड़ा है, तो एक बार तय कर लिया हमने भी कि भाई इनफ इज इनफ, मारो। और राजनाथ जी ने अभी मोरक्को में बोला है ऑप सिंदूर पार्ट 2 पार्ट 3 कुछ भी हो सकता है, तो इसकी चिंता पाकिस्तान को होनी चाहिए। दूसरा सर, सूर्य कुमार यादव ने बोला, जो कैप्टन थे, उनसे पूछा गया कि इंडिया पाक क्रिकेट राइवलरी पे आपको क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये राइवलरी है कैसे तो मुझे बताओ। जैसे या इंडिया पाकिस्तान हम अदरवाइज भी करते हैं या कोई और करता है, ये कोई राइवलरी है? उसने कहा कि यार कोई 15 मैच खेले या 13 मैच खेले, 7-8 से मैं आगे चल रहा हूं तो आप बोलो राइवलरी है। 13 में से कोई 112 स्कोर है या 10-3 स्कोर है, तो ये राइवलरी नहीं है। वी आर बियॉन्ड दैट। आप कंपेरेबल नहीं है इंडिया और पाकिस्तान। ये दूसरी बात, हमें क्या करना है, मोदी जी क्या सोच रहे हैं इस वक्त? जैसे उन्होंने मेक इन इंडिया के बाद अब आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का दिया है। सर जैसे क्रिकेट में ही इस वक्त दुनिया में क्रिकेट कौन चला रहा है? भारत। यू टेक आउट इंडिया आउट ऑफ क्रिकेट एंड देयर इज हार्डली एनी क्रिकेट लेफ्ट। हमें वहां पहुंचना है कि दुनिया को आप चलाओ, आप अपने मन से जो जैसा आपके विचार है आप उसके हिसाब से चलिए। क्या फर्क पड़ता है कोई आपके साथ है या नहीं है? और इस वक्त तो वैसे भी ऐसा ही लग रहा है कि एक भारत को अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। देवेंद्र जी बताएंगे। भाई देखिए, एक के बाद एक 50% का टैरिफ, फिर H1B की डील, ईरान के चाबार पोर्ट पर से वेवर हटा देना सैंक्शंस का, सऊदी और पाकिस्तान की डील जिसमें वो कह रहे हैं हम न्यूक्लियर कवर भी देंगे। ये सारी बातें बता तो यही रही है ना कि भाई हमारी घेराबंदी करने की कोशिश कोई कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ, और इसके पीछे वजह भी है। 2-3 चीज़ों को अगर देखें तो अगर दुनिया की GDP के आधार पर आप चौथी बड़ी इकॉनमी हो, क्रय शक्ति के आधार पर तीसरी बड़ी इकॉनमी हो, दुनिया के हर क्राइसिस में आप अपना स्टैंड रखते हो, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर लें, इजराइल फिलिस्तीन की बात कर लें, तो अगर इस तरह की अगर आपकी पोजीशनिंग हो रही है तो बाकी दुनिया आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी जब इतनी तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे? तो वो एक सुरक्षा होगी, असुरक्षा होगी ना उनके अंदर कि भाई किसी को रोके। तो सामान्य सा प्रिंसिपल होता है कि जब कोई बहुत मजबूत हो रहा है तो जो पहले से मजबूत हैं वो आपकी घेरेबंदी शुरू कर देते हैं कि इसको घेरो, इसको आगे मत बढ़ने दो, नहीं तो खामखा का एक चैलेंजर आ जाएगा। जब ये पोजीशनिंग दिखाई जा रही है भारत के द्वारा बहुत सोची समझी नीति के तहत, उसका सीधा मतलब है कि ये रिपरकशन होना था। जैसे इतना तो समझ में किसी को वही आ जाना चाहिए देश में कि हमने कोई अमेरिका की बात नहीं मानी तब तो वो इतना नाराज है। ट्रंप कुछ चाह रहे होंगे, हमने नहीं किया, मान लीजिए बाकी चीज़ें जो दिख रही हैं, जो नहीं भी दिख रही हैं, तो कुछ वो ऐसा चाह रहे होंगे जो भारत नहीं कर रहा है जिसके चलते इतनी नाराजगी है आपकी। और वो जो चाह रहे होंगे वो अमेरिका के हित में चाह रहे होंगे, भारत के हित में तो चाह नहीं रहे होंगे। तो उस कंडीशन में तो दिख रहा है ना कि आप अपनी पोजीशनिंग कर रहे हो, तो वो नाराजगी होगी। अब सवाल ये है कि क्या भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने मिसरीड किया, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में देखें तो जो एक सबसे ज़्यादा चर्चा चलती है हाउडी मोदी की ह्यूस्टन में जो कार्यक्रम हुआ था,
मैं था सौरभ वहाँ पे। उस पूरे प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की मैं इसलिए इज्जत करता हूँ क्योंकि अमेरिका के प्रति इनकी प्रतिबद्धता है, अमेरिका को ये महान बनाना चाहते हैं। उनको ये भ्रम नहीं था कि ये भारत को महान बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रंप का अपने देश के प्रति एक विजन था, तो पीएम ने उसकी तारीफ की थी। लेकिन ट्रंप को हैंडल कैसे करना है उसमें किसी लेवल पे कोई वो समस्या वाली बात नजर नहीं आई। जब आपने अच्छे रिश्ते रखे तो भारत ने बहुत कुछ हासिल किया। जैसे व्हाइट हाउस में अगर 5000 एनआरआई जा रहे हैं, व्हाइट हाउस का गेट खुल रहा है उनके लिए, प्रधानमंत्री मोदी और वो, तो सोचिए वहाँ के सिस्टम में जो रह रहे हैं उनके लिए कितनी इज्जत की बात है। एक छोटा उदाहरण मैं खाली आपको दे के बात समअप करूँ कि वॉशिंगटन में पीएम का स्पीच चल रहा था, और जब स्पीच चल रहा होता है तो हम लोग बैठे हुए थे, उसमें कोई हमारा काम नहीं होता। अचानक मेरी नज़र पड़ी, एक 60 साल के आसपास की महिला रही होंगी, और वो लगातार रो रही थी, पीएम को ऐसे देखते हुए ऐसे हाथ करके। मैं एकदम शॉक्ड कि क्या हो गया इनको। स्पीच खत्म हुआ, कैमरा लेके मैं भागा उनसे बातचीत करने के लिए, वो बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं थी। वो उनको ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ मैम वो कुछ नहीं, अपना चुपचाप ऐसे करके रोए यार। आधे घंटे 40 मिनट बाद जब वो नॉर्मल हुई तो बिना कैमरे फिर मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि आप इतना रो रही। उनका ये कहना था कि पिछले 35 सालों से मैं यहाँ पे हूँ, प्रोफेसर हूँ, अपने टैलेंट के दम पे हमने यहाँ अच्छी नौकरी पाई, पैसे बहुत कमाए, प्रतिष्ठा कभी नहीं मिली। आज जो शख्स सामने है इसने हमें प्रतिष्ठा दिलाई है, क्योंकि पहले हम अमेरिका के सिस्टम में जाते थे तो इंडिया कोई वो नहीं होता था, प्लेयर नहीं था इंडिया, कोई बात चर्चा ही नहीं करता था वो। लेकिन अब किसी भी लेवल पर, मतलब दैनिक जीवन की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, किसी भी दफ्तर में हम जाते हैं तो जैसे बताएं इंडिया, तो फिर वो बड़े इज्जत से देखते। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये जितनी भी अड़चनें हमारे सामने इस वक्त आ रही हैं और लग रहा है कि कई तरफ से आ रही हैं, ये सब आपकी अपनी ऑटोनॉमी और ताकत की वजह से दुनिया का बिल्कुल। और ये एक्सपेक्टेड लाइन पे, ऐसा नहीं है कि ये अनएक्सपेक्टेड लाइन पे। सरकार के लेवल पे एकदम ये था कि जैसे जैसे हम ये करना शुरू करेंगे वहां से चुनौती आनी शुरू होगी, और जिस कॉर्नर से चुनौती आएगी हमको उसके हिसाब से हैंडल करना। ठीक है सर, अब ट्रम्प बाबा बोलेंगे थोड़ी देर में, तो वो ये तो बोलेंगे मैंने 7 लड़ाइयां रुकवा दी। क्या विजन होगा ट्रम्प का? देखिए, सबसे पहले उसके विजन से पहले मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा एक लाइन बोलना चाहूँगा। राइज ऑफ एनी कंट्री हैज़ नेवर बीन स्मूथ, ओके, एंड इंडिया राइजिंग जो है वो कईयों के लिए चैलेंज है। भारत आगे बढ़ रहा है, भारत विकास कर रहा है। अभी आप देखिए कि अमेरिका में, अमेरिकी जो डीप स्टेट है उसका ये मानना है कि चाइना इज़ अ चैलेंज टुडे। चाइना आज एक चैलेंज है, लेकिन भारत कल एक चैलेंज हो सकता है। और चाइना के टाइम में क्योंकि हम यूएसएसआर को तोड़ना चाहते थे, इसलिए हमने चीन की मदद करी, और चीन हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन भारत को हाथ से नहीं निकलने देना है, इसलिए भारत के ऊपर अगर नकेल कसनी है तो अब कसो, नहीं तो बाद में जब ये जब ये उठ रहा है, नहीं तो ये ऐसे इतना आगे निकल जाएगा कि ये सबको पीछे छोड़ देगा। सर इसमें मेरा ये काउंटर क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी के लिए थ्रेट नहीं है, चाइना एक हेजेमोनिक पावर बनना चाहता है, चाइना एक्सपेंशन करना चाहता है, हमारे तो ऐसे कोई वो नहीं है, हमने ऐसा, हम तो संतुष्ट है। बिल्कुल सही है। हम तो अपने लोगों की तरक्की के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। फिर क्यों दुनिया को हमसे खतरा क्यों महसूस हो रहा है? वही है ना, राइजिंग पावर, पहली बात। और दूसरी चीज ये, बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए चाइना हेजेमोनिक पावर बनना चाहता है साउथ चाइना सी में, वो जो कर रहा है वो उसको हेजेमोनी कहा जाएगा। लेकिन अमेरिका भी अब उस लाइन पर चल चुका है। पहले अमेरिका बात करता था डेमोक्रेसी, रूल बेस्ड ऑर्डर और इन सब सिद्धांतों की बात करता था। अब क्या है, देखिए उसने बोला कनाडा मेरा स्टेट बना दो, मुझे ग्रीनलैंड दे दो, मुझे पनामा दे दो, अब बाग्राम भी चाहिए उसको, ठीक है, बाग्राम भी मेरे को चाहिए। तो ये इससे और क्या होता है, एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन, यही तो है हेजेमनी। और क्या है, रूल बेस्ड ऑर्डर। अब आप रूल बेस्ड ऑर्डर में बोलते हैं कि सबसे पहले जब यूक्रेन वॉर चल रही थी तो पुतिन जो है वो बदमाश है, पुतिन टेररिस्ट है, उसको आईसीजे ने जो है वो घोषित कर दिया कि भाई इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया। बड़े खुश हुए कि हाँ आईसीजे बहुत अच्छा है। जब उसने नेतन्याहू के खिलाफ निकाला तो बोलता है जी मैं आईसीजे को ही सैंक्शन कर दूंगा। तो रूल बेस्ड ऑर्डर भी तोड़ दिया। देखिए दोहरेपन में और डबल स्पीक में ट्रंप को नहीं पकड़ सकते आप, ये तो अब साबित हो चुका है। अभी देखिए ना वो हमारे साथ, वैसे तो माय फ्रेंड नरेंद्र भी हो गया, बोलने में कितना मीठा मीठा, और उसके बाद आप H1B पर $1 लाख की फीस लगा देते हो। ऑल्दो उन्होंने उसको पार्शली रोल बैक भी किया फिर ये बोल के कि एनुअल फी नहीं है। फिर आप चाबार वाला जो है वो फैसला करता है। और ये सऊदी पाकिस्तान डील सर, दुनिया में हम जब न्यूक्लियर पावर बन रहे थे तो आपने हमको सैंक्शन किया, हम पर सैंक्शन लगाए थे ना 98 के बाद। पाकिस्तान क्या कह रहा है, खुले में कह रहा है वो और सऊदी अरेबिया
कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन जो है वो सऊदी अरेबिया के बचाव में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये ट्रीटी में है उनकी, तो ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं है? बिल्कुल है न्यूक्लियर, और ये बिना अमेरिका की सहमति के हो सकता है? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। आप देख लीजिए भारत राइज कर रहा है आज, और भारत जब राइज कर रहा है ना तो साथ में फ्रिक्शन तो होगा ही। सबसे ज्यादा किसको पड़ेगी परेशानी? चीन को पड़ेगी और उसके बाद अमेरिका को। हालांकि चीन उनका स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है, चीन की ही तरफ से उनको मेन थ्रेट है उनका। अगर आप व्हाइट पेपर डिफेंस का पढ़ लें, उस पर मैंने कमेंट्स भी बनाए थे, और वो वाला जो पेपर है उसमें क्लियरली बताया गया है कि चीन की वजह से ही अगर कभी अमेरिका को कोई मेन प्रॉब्लम आ सकती है और पूरे विश्व के अंदर। और दूसरी चीज क्या बोली उन्होंने कि ताइवान उनका इमीडिएट गोल है जो 2027 तक, ये पेपर 4-5 साल पहले आया था तो इसलिए उस समय 2027 बहुत दूर लग रहा था, लेकिन अब 2027 बहुत पास लग रहा है। और उसके बाद भारत इज द अदर कंट्री जिसके ऊपर चीन की नजर हमेशा रहेगी। ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात, जो आप स्कोर का बोर्ड की बात कर रहे थे, वो 6-0 दिखाया था ना उसने, हाँ रफाल का। हमने बताया कि वो रफाल नहीं था, वो मिसाइल थी जो गिरी थी। अभिषेक शर्मा ने क्या किया? पहली बॉल पे छक्का मारा उसने कहा लो 6-0, आपने आज तक पहली बॉल पे छक्का नहीं मारा, हमने तो पहली बॉल पे छक्का मार दिया। ये है भारत। मोदी जी कैसे देखते हैं? अब कई लोग बोलते हैं, जैसे सर ने कहा था कि लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने शायद गलती कर दी माय फ्रेंड ट्रंप कह के। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर आर नो फ्रेंड्स, देयर आर नो एनिमीज, देयर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। मोदी जी इसी तरह बैटिंग करते हैं, फ्रंट फुट पे। आर्टिकल 370 किया था, सबने क्या बोला था भारत के अंदर? सबने बोला था कश्मीर जलेगा। क्या हुआ? करोड़ों लोग आए टूरिस्ट कश्मीर के अंदर, जब तक कि मुनीर को आग नहीं लगी और उन्होंने पहलगांव नहीं किया। सच है कि नहीं है? तो इसमें मोदी जी का जो विजन है वो 2047 तक है भारत को महान बनाने का, और यही चीज खलती है। लेकिन ट्रंप का क्या विजन है? ट्रंप का विजन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जब वो बोलते हैं ना, वो तीसरे नंबर पे है। सबसे पहला नंबर है मेक ट्रंप ग्रेट अगेन, ट्रंप एम्पायर ग्रेट अगेन, बस वो सबसे ऊपर है। उसके बाद है ट्रंप बिजनेस ग्रेट अगेन। और इसी की वजह से उनको जिस नेशन को वो कहते थे कि पाकिस्तान सेफ हेवन प्रोवाइड करता है टेररिस्ट को, पहले अपने टर्म में उन्होंने ये कहा था, बहुत क्लियरली कहा था, और दूसरे टर्म में उसी देश को कहते हैं ये तो काउंटर टेररिज्म का मसीहा है। और साथ में क्योंकि इसमें क्रिप्टो करेंसी की WF कंपनी जो इनकी जो भी कहो आप, पाकिस्तान ने कोई तो पपलू फिट किया है वहां पे, कुछ तो किया है ना। अभी शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई जी बिल्कुल ट्रंप के साथ, बिल्कुल, और ये डील की तो हम लोग ये बात कर ही रहे थे। समहाउ या तो ट्रंप को पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिख रहा है, या पाकिस्तान समझ गया है कि भाई इनको खुश कैसे करना है। देखिए पाकिस्तान का गेम बड़ा सिंपल है, वो ये देखते हैं, देखो हम क्या देखते हैं, भारत को कैसे ग्रेट करना है। पाकिस्तान क्या देखता है कि जो कंट्री को जिसके साथ रिलेशंस बनाने हैं उसके लीडर को क्या चाहिए। तो ट्रंप को क्या चाहिए? उसको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। तो सबसे पहले जाके उन्होंने कहा आपने रुकवाया युद्ध, हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं। दूसरी चीज ट्रंप को क्या चाहिए? बिजनेस। उन्होंने अपना मिनरल वेल्थ भी खोल दिया है, उन्होंने WF कंपनी, और साउथ एशिया में आज पाकिस्तान बनने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का हेड। तो ये सारी चीजें अगर आप देख लें, वो ये देखते हैं क्योंकि लीडर्स ड्राइव नेशंस पॉलिसी, वो ये देखते हैं कि उसको क्या चाहिए, उसको वो चीज दे देते हैं। इस समय सऊदी अरेबिया को क्या चाहिए? उनको डर है कि अब कतर के बाद सऊदी अरेबिया की बारी है या इराक की बारी है, ये डर है। इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? उनकी तो 75,000 की आर्मी है, 30,000 की एयरफोर्स है, 13,000 की नेवी है, उनके तो जहाज भी सारे वेस्टर्न है, और वेस्टर्न जहाज भी क्या नंबर है? 363 नंबर है। क्या कोई बड़ी आर्म फोर्सेस है? नहीं। उनको पाकिस्तान की जरूरत है सपोर्ट की, एज अ इंश्योरेंस, कि कल अगर वो सोचता है तो एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म होगा। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये बात 2016 में खुद सऊदी अरेबिया ने की थी, 2015 में इजिप्ट ने की थी। तो पाकिस्तान क्या देखता है? पाकिस्तान ये देखता है कि दूसरे को क्या चाहिए। वैसे तो आप उस पे बिलीव करता है। पाकिस्तान की वैसे क्या बात करें, मतलब पहले लोग कहते थे कि मर्सनरी आर्मी है, मतलब आर्मी फॉर हायर, जिसको चाहिए भाई ले लो, पैसा दे दो और ले लो। मैं तो कहता हूँ ये तो देशी ठेके पे चलता है, जिसको इसका ठेका, अमेरिका को जब जरूरत होती है इनके यहाँ घुस जाता है आके, ठीक है, इनको यूज करता है जैसे भी चाहता है।
अब ईरान के टाइम पे उसको जरूरत पड़ी तो मुनीर को बुला लिया। अब सऊदी अरब को जरूरत पड़ी तो भाई ले तुम हमारा बम भी ले ले, हालांकि बम भी वो सऊदी पैसे से ही बना है। बिल्कुल, और चाइना को जब जरूरत पड़ती है तो चाइना भी इस्तेमाल करता है। और उसी का नतीजा है कि अगर पाकिस्तान पे कर्ज आप देखें तो उनकी इकॉनमी की तुलना में $131 बिलियन का कर्ज होना एकदम से ये वैसा है कि देश धराशायी होने के कगार पे। बात सिर्फ इसकी नहीं होती कि कर्ज की धनराशि कितनी है, बात की है कि आपकी इकॉनमी उसको कितना सस्टेन कर सकती है उस कर्ज को। एक सवाल मेरे देवेंद्र मन में विज़िबी पाकिस्तान ये है, मैं कल भी किसी से कह रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये भारत ने कभी नहीं किया था, ये हमारे लिए आउट ऑफ कैरेक्टर है ये, कि हम लगातार डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात करें, फ्यूचर वॉर्स की बात करें। आप देखिए CDS हो, आर्मी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ हो, नेवल चीफ हो, कोई कभी किसी सेमिनार में, कभी कहीं वो आर्टिकुलेट कर रहे हैं डिफेंस नीति को। अभी रक्षा मंत्री बार बार जिस तरीके से कह रहे हैं, अब उन्होंने कहा आप सिंदूर पार्ट 2 पार्ट 3 अभी हो सकता है। बिल्कुल सौरभ, क्यों है? जो ये बात वो कह रहे हैं सिर्फ उनको बयानों में ना देखें, अंदर की जो तैयारियां हैं वो भी ये मान के चलती हैं कि अगर 3 महीने 4 महीने बाद फिर वैसी नौबत आए, इससे ज़्यादा की नौबत आए, तो हम उसके लिए तैयार रहें। वो अंडरस्टैंडिंग एकदम से है। और दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार चला, अमेरिका के अंदर नाराज़गी को लेकर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि हमने सिर्फ उनको इन्फॉर्म किया था कि हम टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने उनको ये नहीं बताया था कि हम 100 किलोमीटर दूर जाके भी मारेंगे। और सर अब सिर्फ 4 घंटे की बात थी ना, अगर 4 घंटा पहले ये ऑपरेशन हुआ रहा था तो मसूद अजहर भी ख़त्म था, टारगेट पे वही था। वो रात में 10 बजे वहाँ से निकला है और उसके बाद अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना बड़ा कदम करेगा, इतना बड़ा कदम हमको बताए बिना, हमको विश्वास में लिए बिना, हमको कोई क्रेडिट भी नहीं दिया जा रहा है। तो उनकी नाराजगी, उनका फ्रस्ट्रेशन देखें डोनाल्ड ट्रंप का तो बहुत ज़्यादा है ना। उस हिसाब से उनको तो ये था कि भाई पाकिस्तान जैसे हमें रिस्पॉन्ड करता है, इंडिया भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी वेरी गुड फ्रेंड, लेकिन यहाँ पता है कि उनको नरेंद्र मोदी गुजराती व्यक्ति हैं, वो हर चीज़ अपने हिसाब से तो ये जंग की जितनी बातें हो रही हैं वाकई उस लेवल पे तैयारी भी हो रही है एकदम से सौरभ। उसमें ये अंडरस्टैंडिंग है, जैसे पाकिस्तान के बहुत सारी चीज़ें हैं, मैसेजेस इंटरसेप्ट जो किए जाते हैं, उसमें भी ये समझ में आता है कि उनको भी इस बात का एहसास है कि भारत दोबारा भी कुछ करेगा। अब दूसरी चीज़ जो आज समझना चाहता हूँ सर, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, कि हम इस वक्त जो ट्रंप ने इतना रायता जो फैला दिया है, इतने सारे हमारे खिलाफ मोर्चे खोल दिए और फैसले लिए, हमारा और उनका एंगेजमेंट किस लेवल पे हो रहा है? जैसे मैं क्यों खटकी मुझे बात, देखिए मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री की बात हुई सर, मैं रीड आउट पढ़ रहा हूँ दोनों की, जो दोनों तरफ से जो जारी किए गए हैं। अमेरिका का विदेश मंत्री कह रहा है इंडिया इज अ रिलेशनशिप ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू यूनाइटेड स्टेट्स। पहली लाइन में ही जो है अंडरलाइन कर दिया कि हम इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। फिर आगे जो भी सरकारी भाषा होती है वो। जयशंकर जी का देखिए पोस्ट क्या है, आवर कॉन्वर्सेशन कवर्ड अ रेंज ऑफ बायलैटरल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, वी विल रिमेन इन टच। We will remain in touch। मतलब डिप्लोमेसी में तो लोग कितनी फ्लावरी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्बिगुअस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो होता है। यहाँ वी विल रिमेन इन टच, दैट्स इट। हैंडल उसी हिसाब से सौरभ किया जा रहा है। और जैसे ट्रेड डील को भी जो लेकर बातचीत हो रही है उसी हिसाब से कि ट्रेड के मसले पर अगर आप बात करें हम आपके लिए तैयार हैं। सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, उधर से बार बार वो चाह रहे थे कि नहीं डिफेंस डील भी साथ में हो, तो एकदम जैसा क्लियर किया गया कि डिफेंस की जो डील अगर होगी तो डिफेंस की शर्तों पर होगी, ट्रेड का उसमें मिक्स कोई नहीं होगा। और ट्रेड डील जब हम कर रहे हैं तो ट्रेड के हिसाब से कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अमेरिका के कुछ फैसलों को ये भी समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो ले रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो सब भारत के खिलाफ रहे हैं, उसका असर हम पे पड़ रहा है। जैसे H1B वीज़ा की बात करें तो जिन सपनों को दिखा के अमेरिका में वो सत्ता में आए हैं उनको भी तो पूरा करना होगा ना। अमेरिका में पर डे ले ऑफ हो रहा है, वहाँ स्थानीय स्तर पर इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, तो अपने लोगों के लिए भी उनको कुछ दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं। वहाँ के जो सेंट्रल अमेरिका में जो लोग हैं वहाँ पे जो कि किसान वहाँ के, उनके लिए भारत जैसा मार्केट चाहिए, उनका दबाव उनके ऊपर है कि भैया अपने इलेक्शन में हमने इतना फंडिंग किया, अब हमारे लिए मार्केट दीजिए। तो वो भी अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं। समस्या आधे हिस्से में है कि रशिया यूक्रेन वार का जिस तरह से बहाना देना, उन चीज़ों को कहना और ट्विटर पे आके इस तरह की बातों को कहना, ये दो चीज़ भारतीय सिस्टम को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट करती है। बाकी उनको ये एहसास है कि भाई ट्रेड के हिसाब से ट्रेड होगा, हमारी रेड लाइन है, आपकी रेड लाइन है, उसको हम उसी हिसाब से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हर बात आप आगे ट्विटर पे दावा कर रहे हैं कि हमने वॉर रुकवा दिया, हमने ये कर दिया। इसमें देखिए मुझे राजनाथ जी का सर एक स्टेटमेंट है, इस पर ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन मोरक्को में उन्होंने बोला, क्योंकि वो जो उन्होंने पाकिस्तान को बोला वो सब हेडलाइन बन गई। उनसे सवाल हुआ कि ट्रंप इतना कुछ कर रहे हैं, आप पे 50% टैक्स लगा दिया, तो हमने रिएक्ट क्यों नहीं किया, भारत ने वोकली रिएक्ट क्यों नहीं किया? तो उनका जवाब ये था कि जो अंग्रेजी में है कि दोज हु आर ब्रॉड माइंडेड एंड बिग हार्टेड, मतलब खुली सोच के लोग जो होते हैं और बड़े दिल के लोग जो होते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट ऑन एनीथिंग इमीडिएटली। वो इमीडिएटली किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते। तो वो भारत की डिप्लोमेसी को
आर्टिकुलेट कर रहे थे कि ये जरूरत नहीं है हर चीज पर इमीडिएटली रिएक्ट करने की। हमारे यहाँ बोला ना, क्यों नहीं मोदी जी ने बोला, क्यों नहीं हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा, ये क्या लैंग्वेज वहां से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के प्रति, ये अप्रोच ठीक है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल, क्योंकि इसी को डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी कहा जाता है। ओके, क्योंकि इस डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी से ही अगर ट्रंप जो है वो लड़खड़ा रहे हैं, वो इसी चक्कर में लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि भारत ने रिएक्ट नहीं किया। उन्हें लग रहा था कि भारत इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी वगैरह वगैरह, लेकिन इतनी ज़्यादा हमारी परिपक्वता है डिप्लोमेसी में कि इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी कुछ भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है, उसको अगर आप एक एक तरीके से देखें, कुछ हद तक मैं इनकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहले जहाँ तक ट्रेड डील का सवाल है, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और ये भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कुछ समय में ये सब कुछ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि इससे जितनी तकलीफ हमें है अमेरिका को भी उतनी तकलीफ है, अमेरिकन को भी। हाँ, वो 25% की पेनल्टी टैरिफ भी वापस होगा। हाँ, वो होगा, लेकिन मैंने पहले भी बताया आपके उसमें कि देखिए 24 अक्टूबर से पहले, अक्टूबर एंड से पहले वो ये नहीं कर सकते प्रेसिडेंट ट्रंप। कारण क्या है? हाँ, बता रहा हूँ मैं। कारण ये है कि उनके सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला है, हाई कोर्ट ने बोल दिया था ये टैरिफ आपके इनवैलिड है, क्योंकि प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं है कि वो ये टैरिफ लगा पाए। इमरजेंसी पावर के अंदर ही आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज ये अधिकार सिर्फ सेनेट का है जी। अब इमरजेंसी पावर को इस्तेमाल करने के लिए उसने एक क्लॉज यूज किया है कि मुझे रूस से खतरा है और भारत रूस को तेल दे रहा है, इस कारण से मैंने ये टैरिफ लगाया। अब ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट का लाइव है, जब तक वो कोर्ट में फैसला चाहे फॉर में हो चाहे अगेंस्ट में हो, जब तक ये होगा नहीं क्लियर, तब तक वो 50% हटा नहीं सकता, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाएगा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने। फिर तो सारा टैरिफ ही उसका खत्म हो जाएगा ना। और उसने ये भी बोला है कि अगर सारा टैरिफ खत्म हो गया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, ये भी ट्वीट किया उसने उसके बाद। तो ये एक मुसीबत आ गई। हमने कहा खत्म हो जाएगा तो अब मैंने जो इतनी डील कर ली है इनसे, हाँ, ये सारा पैसा मुझे लौटाना पड़ेगा। तो वही तो चक्कर है। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रंप क्यों नाराज है, एक और उसका भी मैं आपको थोड़ा सा एम्प्लीफिकेशन दे दूं। उनको ये लग रहा था कि यूरोपियन यूनियन मेरे साथ डील करने में ज़मीन पर लेट गया, जापान ज़मीन पर लेट गया, दोनों ने मुझे 0% टैरिफ दे दिया। ये भारत ही एक ऐसा है जो अटका हुआ है और जिसने मेरी बात इस तरीके से नहीं सुनी, वो दूसरी बात है। जहाँ तक इसका सवाल है, ये क्या नाम, जो चाबहार वाला है। अब चाबहार की प्रॉब्लम उसकी ये है कि उसने ईरान को एक संदेश देना था। क्या हुआ, उन्होंने जब अटैक किया ना न्यूक्लियर, क्लियर करूं तो चाबहार ईरान का पोर्ट है। हाँ। ईरान पर सैंक्शंस लगाता है अमेरिका, लेकिन इस पर वेवर था, सैंक्शंस से वेवर था इंडिया को कि आप वहां पोर्ट बनाओ। हमने लगभग 5,000 करोड़ रुपया शायद वहां इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन अब वो टर्मिनल हमारे पास, हाँ, अब वो वेवर हटा दिया, मतलब उस पर सैंक्शंस लग जाएंगी, तो हमारी कंपनियां वहां पर जो काम करेंगी वो ब्लैकलिस्ट होंगी, कुछ होगा, दिक्कत होगी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि जब उसने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया था तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि दे हैव बीन ऑब्लिटरेटेड। वो ऑब्लिटरेटेड का लेकिन वो उसमें उस खबर में सच्चाई नहीं थी। बाद में जब पेंटागन ने एनालिसिस दिया तो ये सही नहीं था, और उन्होंने जिस आदमी ने ये खबर दी थी पेंटागन से, उसको सैक कर दिया। ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बाकी है, Okay. उनका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अभी भी बाकी है। जितना एनरिच्ड यूरेनियम था सब सेफ है, और वहां तक उनके बॉम्बर्स जो ये पेनिट्रेटर्स हैं वो नहीं पहुंच पाए। तो ये सिचुएशन जो है, अब उसके सामने एक प्रेशर दूसरा आ रहा है कि अब ये फिर से भी खड़ा हो सकता है। मैं हर बार तो बॉम्बर ले जा नहीं पाऊंगा, और इजराइल भी हर बार वो कंडीशन नहीं क्रिएट कर पाएगा जिसमें बॉम्बर जा। तो आप कह रहे हैं चाबहार वाला फैसला, इसको हम इंडिया के लेंस से ना देखें। हाँ, ये उसकी ईरान की पॉलिसी है, लेकिन हमें नुकसान तो हमें भी है ना। हाँ, क्योंकि हमारी कंपनियां, सवाल ये टारगेटेड किस पे? टारगेटेड ईरान पे है ना। टारगेट ईरान, हम कोलैटरल डैमेज हो रहे हैं उसमें। ये तो चलिए मैं मान लेता हूं। H1B का आपने बोला कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से उनको ये करना पड़ रहा है। ये 25% फिर टैरिफ ये कहां से आया था? जो एग्जिस्टिंग 25%, नहीं, उसके ऊपर वाला, हाँ, जो रशियन ऑयल खरीदने के लिए उन्होंने कहा। देखिए, हमसे ज्यादा ऑयल तो चीन खरीद रहा है, 2.2 मिलियन बैरल्स अ डे। हम क्या खरीद रहे हैं? 1.8 to 1.9 मिलियन बैरल्स। तो क्या हमने खरीदना बंद किया? नहीं, हमने तो बढ़ा दिया है। हम तो अब बीच में एक फिगर आई थी 2 मिलियन बैरल्स अ डे हम खरीदने लग गए। हमारा टोटल 38 to 40% तेल आज रशिया से आ रहा है, क्योंकि सबसे सस्ता तेल हमको रशिया से मिलता है। लेकिन इसमें वो 25% जो उसने लगाया है, वो मेनली लगाया था रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि रशिया और भारत के बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स है। उसको लगता है कि अगर पुतिन पे कोई प्रेशर बना सकता है
तो वो भारत बना सकता है। Okay. ये भी कोलेटरल डैमेज ही मैं कहूंगा। चीन के ऊपर तो वो नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल 90% जो है चीन के अंदर बनते हैं, वो चीज। और दूसरी चीज, उन्होंने उनके फार्मर्स जो हैं इस समय अमेरिका के अंदर जो मेज इंपोर्ट्स उन्होंने बंद कर दिए, मक्का के इंपोर्ट्स जो बंद कर दिए, अब मानेंगे नहीं, मिलियंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स जो है आज बिल्कुल वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसी वजह से वो भारत पे प्रेशर डाल रहे थे ना, आप खरीद लो हमारा मक्का, आप खरीद लो। लेकिन भारत क्यों खरीदे? क्योंकि वो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हम नहीं खरीद सकते, हमारे एक्सपोर्ट्स पे इफेक्ट करेगा अगर हम यूरोप पे एक्सपोर्ट्स करेंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, जहां पे भी इसमें मैं ना मोदी जी को कहूंगा ना हमारी पॉलिटिकल पार्टी को कहूंगा, इसमें हर जगह हम कोलेटरल डैमेज में आएंगे। लेकिन मैं साथ में ये कहूंगा कि जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं वो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसीज हैं। उनका आप तीनों ने तो आज ट्रंप को बरी कर दिया। सुनने वाले तो यही कहेंगे ना कि भाई एक टारगेट बरी नहीं किया, लेकिन ये उसके दूसरी साइड के कंपल्शंस हैं। जाहिर है कि भारत के साथ जो वो कर रहा है, इसमें भारत के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारत के साथ संबंध टेंशन में है। आपने जयशंकर जी का बयान आपने अभी पढ़ के सुनाया, बिल्कुल क्लियर है, तो उससे साफ नजर आ रहा है। क्योंकि डिप्लोमेसी में लैंग्वेज इतनी कट टू कट, हाँ, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती जितनी अभी इसमें है। और तीसरी चीज ये है कि ये उन्हीं के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल चुके हैं कि इस रिलेशनशिप को बनाने में 25 साल लगे, और इस 25 साल के एफर्ट को ट्रंप ने जो है वो एकदम जीरो कर दिया 25 दिन में। हाँ। और एक चीज रहेगी सर बात करने की, क्योंकि आप भी हैं यहाँ पे, आप भी हैं तो ज्यादा बात उसमें बता सकते हैं। ये जो चल रहा है कहीं सोशल मीडिया पर कि भारत ये कोई जेट डील करने वाला है रूस से, Su-57 की, उसने पहले भी ऑफर किया था, हमने मना कर दिया था जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का। क्या वाकई कुछ हो गया ऐसा? उसमें कोई अभी ठोस आधिकारिक तौर पे या विश्वसनीय सोर्सेज से ये नहीं है, बस ये चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि हम इस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं। जब इस सवाल को लेकर पूछा गया टॉप सोर्सेज में, तो उनका ये कहना था कि किसी स्पेसिफिक इशूज़ पे नहीं, बट एक लाइन में हम लोग ये बता सकते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं या करेंगे वो हमारी अपनी शर्तों के हिसाब से ही होगा, उसमें हम किसी भी तीसरे देश के अपने ऑप्टिक्स का ध्यान नहीं रखेंगे। देखिए, रफाल का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो सोर्स कोड अभी भी देने को तैयार नहीं है। रफाल में फुल 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। अगर सोर्स कोड नहीं होगा तो हम भारतीय वेपन सिस्टम्स कैसे लगाएंगे, हम अस्त्रा कैसे लगाएंगे, हम उसके अंदर ब्रह्मस कैसे लगाएंगे? और जो भारत का उत्तम रेडार है वो फ्रेंच रेडार से बेटर है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। हमें तो अपने देश की हित की सोचनी है, और ये एक अच्छा प्रेशर पॉइंट भी होगा। साफरान इंजन तो हम बना रहे हैं उनके साथ, वो तो हम एमका में भी लगा सकते हैं, हम उसको LCA-2 में भी लगा सकते हैं अगर हमको नहीं, आपको जहाज खरीदने हैं ना, तो अब ये था कि आप अमेरिका से खरीदो या रूस से खरीदो या रफाल खरीदो। लेकिन Su-57 का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो 5th जनरेशन का है। जो भी कहें, रफाल 4.5 जनरेशन है, आधा जनरेशन पीछे है। स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में Su-57 इससे बेटर है। उसकी रेंज दोनों की एक जितनी है, लेकिन पेलोड कैरिंग कैपेसिटी Su-57 की बेटर है, मनूवरेबिलिटी, एजेबिलिटी बेटर है, और सबसे बड़ी चीज है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को प्रोडक्शन और सस्ती कीमत। जो रूस के जहाज होंगे वो कम से कम 200 करोड़ रुपए सस्ते होंगे। एक जहाज के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, फ्रेंच जहाज से या अमेरिकन जहाज। यू बिलीव कि ऐसा कुछ, लेकिन ये भारत ये परचेज जल्दी करेगा? देखिए, कुछ अभी तक बातचीत यही है कि हालांकि आत्मनिर्भर हम बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, इतनी ज्यादा स्क्वाड्रन्स की कमी है कि कुछ तो हमें खरीदने ही पड़ेंगे, और खरीदने चाहिए। कुछ हमें खरीदने चाहिए, कुछ स्क्वाड्रन्स हमें खरीदने चाहिए। ट्रम्प चाहता है हमसे, स्टेट ऑफ द आर्ट। ट्रम्प चाह रहा है हमसे खरीदो। हाँ, ट्रम्प का वो तो चाह ही रहा था कि हमसे खरीदो, लेकिन सवाल यह है कि ये एक मैसेज भी है ट्रम्प को। अब डील बाद में क्या होगी, कैसे होगी, ये बात अलग है, बट लॉजिक जैसा उन्होंने समझाया बिल्कुल सही लॉजिक है। और ये एक मैसेज भी है ट्रम्प को कि भाई तुम्हारा F-35, और बल्कि एक और बातचीत चल रही है अभी किसी कि जो ये हमने बड़ी बाइडेन के साथ में एक डील करी थी इतने सारे सिविल एयरक्राफ्ट खरीदने की। ये अभी मैंने पढ़ा है, एयर इंडिया की डील जो है, हाँ, बोइंग का सबसे बड़ा ऑर्डर है हिस्ट्री का, सबसे बड़ा हिस्ट्री का ऑर्डर है, सकता है। और उसमें कुछ मिलियन जॉब, शायद 1 या 2 मिलियन जॉब वहां पे क्रिएट। ऐसा नहीं है कि आपके पास लीवर्स नहीं है, चोरी कसने के आपके पास तरीके हैं, और वो सब इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। अब थोड़ी देर में देखिए ट्रम्प बोलते हैं तो क्या कहते हैं, फिर इस पर कॉफी पर कुरुक्षेत्र में फिर लेकर आएंगे मेहमानों को आपके सामने। बहुत शुक्रिया सर, आज बहुत इतना ही था। जनरल साहब बहुत धन्यवाद आपका, एकमोडो साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।